हेलो बच्चों, हम जो अपना अगला पाठ पढ़ने वाले हैं वो हमारी कृतिका पाठ्यपुस्तक भाग 1 का है। कक्षा 9वीं का पाठ है और ये पाठ जो है जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखा गया है। पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। ये जो पाठ है बच्चों, ये एक एकांकी है, छोटा सा नाटक होता है एकांकी। और इसमें शादी ब्याह तय करने के समय लड़की दिखाने की जो सामाजिक समस्या है उस पर आधारित ये जो है ये पाठ लिखा गया है। यानी ये जो सामाजिक समस्या पर आधारित एक ही छोटा सा एकांकी है। लेखक ने इस नाटक के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि हम चाहे कितना भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, लेकिन महिलाओं के प्रति हमारी सोच नहीं बदल रही है और ना ही हम अपनी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ पाए हैं। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से स्त्री शिक्षा के महत्व को भी समझाया है। हमारे समाज में विवाह जैसी पवित्र परंपरा का भी व्यवसायीकरण हो गया है। लोग शादी ब्याह के वक्त लड़की के माता पिता से दहेज के रूप में धन, वाहन और अन्य घरेलू वस्तुओं को मांगने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगता है कि जैसे वो अपने लड़के की शादी उस लड़की से कर उसके माता पिता पर एहसान कर रहे हैं। लाख बुराइयों के बाद भी लड़के को खरा सोना और सर्वगुण संपन्न व पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी लड़की को कमतर ही आंका जाता है। दहेज समस्या की वजह से भी आज हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या जैसी जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं। इस कहानी में लेखक ने भी बस यही समझाने की कोशिश की है। चलिए बच्चों, इस कहानी के सार को हम पढ़ते हैं, इस नाटक को समझते हैं। रीढ़ की हड्डी कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। उमा एक पढ़ी लिखी शादी के योग्य लड़की है जिसके पिता रामस्वरूप उसकी शादी के लिए चिंतित हैं और आज उनके घर लड़के वाले यानी बाबू गोपाल प्रसाद जो पेशे से वकील हैं, उनका लड़का शंकर जो बीएससी करने के बाद मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, उमा को देखने के लिए आ रहे हैं। चूंकि रामस्वरूप की बेटी उमा को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए रामस्वरूप अपने नौकर रत्न के साथ अपने घर के बैठक वाले कमरे को सजा रहे हैं। उन्होंने बैठक में एक तख्त, उस पर एक नई चादर बिछाया और उमा के कमरे से हारमोनियम और सितार लाकर उस पर सजा दिया। रामस्वरूप जमीन में एक दरी और टेबल पे एक नया मेजपोश बिछाकर उसके ऊपर गुलदस्ता सजाकर कमरे को आकर्षक रूप देने की कोशिश करते हैं। तभी रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा आकर कहती है कि उमा ने मुंह फुला रखा है या उमा मुंह फुलाकर बैठी है। इस प्रकार रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि वे उमा को समझाएं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्हें यह रिश्ता मिला है, इसलिए वे अच्छे से तैयार होकर लड़के वालों के सामने आए। दरअसल उमा के पिता किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाना देना चाहते थे, लेकिन प्रेमा कहती है कि उसने उमा को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मान रही है। उसके बाद वे रामस्वरूप पर दोषारोपण करते हुए कहती है कि यह सब तुम्हारे ज़्यादा पढ़ाने लिखाने का नतीजा है। अगर उमा को सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाया होता तो आज वे कंट्रोल में रहती। रामस्वरूप अपने पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि वे उमा की शिक्षा की सच्चाई लड़के वालों को ना बताए। दरअसल उमा बीए पास है और लड़के वालों को ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, इसलिए रामस्वरूप ने लड़के वालों से झूठ बोला कि वह सिर्फ 10वीं पास है। प्रेमा की बातें सुनकर रामस्वरूप थोड़ा चिंतित होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आजकल शादी ब्याह के वक्त लड़की के साज सज्जा का क्या महत्व है। लेकिन वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि कोई बात नहीं, वह वैसे ही सुंदर है। लड़के वालों के नाश्ते के लिए मिठाई, नमकीन, फल, चाय, टोस्ट का प्रबंध किया जाता है, लेकिन टोस्ट में लगाने के लिए मक्खन खत्म हो चुका है, इसलिए रामस्वरूप अपने नौकर को मक्खन लेने के लिए बाहर भेजते हैं। बाजार जाते वक्त नौकर को घर की तरफ आते मेहमान दिख जाते हैं, जिनकी खबर वह अपने मालिक को देता है। ठीक उसी समय बाबू गोपाल प्रसाद अपने लड़के शंकर के साथ रामस्वरूप के घर में दाखिल होते हैं, लेकिन गोपाल प्रसाद की आंखों में चतुराई साफ झलकती है और आवाज से ही बेहद अनुभवी और फितरती इंसान दिखाई देते हैं। उनके लड़के शंकर की आवाज़ एकदम पतली और खिसियाहट भरी है, जबकि उनकी कमर झुकी हुई है। रामस्वरूप ने मेहमानों का स्वागत किया और औपचारिक बातें शुरू कर दी। बातों बातों में दोनों नए जमाने और अपने जमाने की तुलना करने लगे। थोड़ी देर बाद रामस्वरूप चाय नाश्ते लेने अंदर जाते हैं। रामस्वरूप के अंदर जाते ही गोपाल बाबू रामस्वरूप की हैसियत आंकने की कोशिश करने लगते हैं। वह अपने बेटे को भी डांटते हैं जो इधर उधर झांक रहा है। वह उसे सीधी कमर कर बैठने को कहते हैं। इतने में रामस्वरूप दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद बाबू गोपाल प्रसाद असल मुद्दे यानी विवाह के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। जन्म पत्रिका मिलाने की बात पर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने दोनों जन्म पत्रिकाओं को भगवान के चरणों में रख दिया। बातों बातों में वे अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हुए कहते हैं कि लोग उनसे बातें करते हैं कि उन्होंने लड़कों को उच्च शिक्षा दी है, इसीलिए उन्हें बहुएं भी ग्रेजुएट ही लानी चाहिए।
लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि लड़कों को पढ़ लिख कर काबिल होना तो ठीक है, लेकिन लड़कियाँ अगर ज़्यादा पढ़ लिख जाएं और अंग्रेज़ी अखबार पढ़कर पॉलिटिक्स करने लग जाएं तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी। वो आगे कहता है कि मुझे बहुओं से नौकरी नहीं करानी है। फिर वो रामस्वरूप से लड़की यानी उमा की सुंदरता व अन्य चीज़ों के बारे में पूछता है। रामस्वरूप कहते हैं कि आप खुद ही देख लीजिए। इसके बाद रामस्वरूप उमा को बुलाते हैं। उमा एक प्लेट में पान लेकर आती है। उमा की आंखों पर लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ चश्मे के बारे में पूछते हैं, लेकिन रामस्वरूप झूठा कारण बताकर उन्हें संतुष्ट कर देते हैं। गोपाल प्रसाद उमा से गाना बजाने के संबंध में पूछते हैं तो उमा मीरा का एक सुंदर गीत गाती है। उसके बाद वो पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई आदि के बारे में भी पूछते हैं। उमा को यह सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह कोई उत्तर नहीं देती। यह बात गोपाल प्रसाद को खटकती है। वो उमा से प्रश्नों के जवाब देने को कहते हैं। रामस्वरूप भी उमा से जवाब देने के लिए कहते हैं। तब उमा अपनी धीमी मगर मजबूत आवाज में कहती है कि क्या दुकान में मेज कुर्सी बेचते वक्त उनकी पसंद नापसंद पूछी जाती है। दुकानदार ग्राहक को सीधे कुर्सी मेज दिखा देता है और मोल भाव तय करने के बाद उसको बेच देता है। ठीक उसी प्रकार से महाशय, मैं भी किसी खरीदार के जैसे मुझे एक सामान की तरह देख परख रहे हैं। रामस्वरूप उसे टोकते हैं और गोपाल प्रसाद नाराज होने लगते हैं, लेकिन उमा अपनी बात जारी रखते हुए कहती है कि पिताजी, आप मुझे कहने दीजिए, ये जो सज्जन मुझे खरीदने आए हैं, जरा उनसे पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उन्हें चोट नहीं लगती। गोपाल प्रसाद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, क्या उन्हें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। उमा जवाब देते हुए कहती है कि आप इतनी देर से मेरे बारे में इतनी जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्या यह हमारी बेइज्जती नहीं है। साथ ही में वह लड़कियों की तुलना बेबस भेड़ बकरियों से करते हुए कहती है कि उन्हें शादी से पहले ऐसे जांचा परखा जाता है जैसे कोई कसाई भेड़ बकरी खरीदने से पहले उन्हें अच्छी तरह से जांचता परखता है। वह उनके लड़के शंकर के बारे में बताती है कि किस तरह पिछली फरवरी में उसे लड़कियों के हॉस्टल में बेइज्जत करके भगाया गया था। तब गोपाल प्रसाद आश्चर्य से पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। उमा जवाब देते हुए कहती है कि उसने बीए पास किया है। ऐसा कर उसने कोई चोरी नहीं की। उसने पढ़ाई करते हुए अपनी मर्यादा का पूरा ध्यान रखा। उनके पुत्र की तरह कोई आवारागर्दी नहीं की। अब शंकर व उसके पिता दोनों गुस्से में खड़े हो जाते हैं और रामस्वरूप को भला बुरा कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा पीछे से कहती है, जाइए जाइए, मगर घर जाकर यह पता अवश्य कर लेना कि आपके पुत्र की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद और शंकर वहां से चले जाते हैं। उनको जाता देखकर रामस्वरूप निराश हो जाते हैं। पिता को निराश हताश देख उमा अपने कमरे में जाकर रोने लग जाती है। तभी नौकर मक्खन लेकर आता है और कहानी खत्म हो जाती है। तो बच्चों, ये था इस पाठ का सार। आपको ये पाठ समझ में आया? मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।